हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यापाथ इंजीनियर्स पे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना आरआरबी जेईई सीबीटी 2 में आपके जो आपका एग्जाम आ रहा है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तो उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज फॉर आइसोलेट टी बीम अकॉर्डिंग टू IS 456। IS 456 2000 के अकॉर्डिंग हमारा जो टी बीम होता है, आइसोलेट टी बीम, इसके लिए जो इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज होता है कितना होता है। इसके लिए जो हमारा आइसोलेट टी बीम के लिए हमारा इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज होता है, आपका होता है BF इक्वल टू L0 अपॉन में L0 बाई B प्लस आपका 4 प्लस का आपका BW, इतना होता है। ठीक है, एक मिनट, BF इक्वल टू L0 बाई 4 प्लस B प्लस 4 प्लस BW। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और जो BF इक्वल टू L0 प्लस BW प्लस L0 बाई 6 प्लस BW प्लस 6 DF है, ये आपका कॉन्टिन्यूअस के लिए है, मतलब कि कॉन्टिन्यूअस टी बीम के लिए। जनरली इसको क्या बोलते हैं, मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन के लिए। और जो आपका BF इक्वल टू L0 अपान में L0 बाई B प्लस 4 है, L0 बाई B, ये भी आपका कॉन्टिन्यूअस बीम के लिए, कॉन्टिन्यूअस टी बीम के लिए। और आपका BF इक्वल टू BW प्लस 6 DF, ये तो कोई फार्मूला है होता नहीं, क्योंकि इसमें जो है हम विड्थ ऑफ वेव नहीं ऐड करते हैं। ठीक है, और आपका कॉन्टिन्यूअस बीम के लिए कौन सा एक फार्मूला होता है, एक आपका होता है BF इक्वल टू BW प्लस का L1 प्लस L2 अपान में 2। ठीक है, ये दो फार्मूले होते हैं। और BF इक्वल टू L0 बाई 6 प्लस का BW प्लस का आपका 6 DF। ठीक है, ये दो आपके फार्मूले जो हैं ये कंटिन्यूअस टी बीम के लिए होते हैं, जनरली जिसे हम मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन से जो भी कहते हैं। इनका निर्माण जो है, ये जब टी बीम निर्माण करेंगे तो यहाँ पे मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन के लिए ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट, इन द लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स व्हाट इज द एक्सेप्टेबल मैक्सिमम लिमिट फॉर द रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मूवमेंट। रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मूवमेंट के लिए जो हम लिमिट स्टेट मेथड से डिजाइन करते हैं, उसके लिए जो हमारा कंक्रीट की स्ट्रक्चर्स के लिए हमारा एक्सेप्टेबल लिमिट्स कितनी होती है बताइए, और क्यों होती है उतनी। जो हमारी रिडिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो हमारी एक्सेप्टेबल लिमिट होती है वो 30% होती है। ठीक है, किसके लिए, वो आपका जो है मूवमेंट्स को, जो मैक्सिमम जो आपका मूवमेंट्स आ रहा है, मूवमेंट्स के रिडिस्ट्रीब्यूशन के लिए 30% लेते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि हमारा जो बीम है, बीम में डक्टिलिटी बनी रहे। क्या डक्टिलिटी बनी रहे। ठीक है, बाकी क्यों नहीं प्रोवाइड करते हैं आपका 10%, 20%, 40%। 10 और 20% जो होता है ये आपका एक्सेप्टेबल लिमिट से कम है। हालांकि विशिष्ट स्थितियों में इनको दे सकते हैं, 10 से 20% का उपयोग भी होता है, लेकिन जो मैक्सिमम लिमिट हम यूज करते हैं वो हम 30% ही यूज करते हैं। अब हम 40% क्यों नहीं यूज करते? अगर हमारा रिडिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारा जो अपना एक्सेप्टेबल लिमिट जो है बढ़ा दें, तो हमारा जो है वो बीम ब्रिटल फेलियर की तरफ जाने लगेगा, यानी कि बीम में हमारा ब्रिटल फेलियर देखने को मिलेगा। इसलिए जो है हम 40% नहीं देते हैं, हम जो है एक्सेप्टेबल लिमिट जो है 30% या फिर इससे कम ही देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर द रेनफोर्समेंट कंक्रीट डेप्थ ऑफ बीम व्हाट इज द लीवर ऑन इफ द रेशियो ऑफ इफेक्टिव स्पान टू ओवरऑल डेप्थ इज लेस देन 1.0। अगर हमारा क्या बोल रहा है, लेंथ बाय डेप्थ या फिर विड्थ बाय डेप्थ जो है हमारा 1.0 से जो है कम है, तो उसके लिए जो है हमारा लीवर आर्म जो होगा कितना होगा बताइए। उसके लिए जो हमारा लीवर आर्म होगा Z इक्वल टू 0.2 L प्लस 1.5 D, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 0.21 प्लस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, अगर हमारा IS 456 के अनुसार डी बीम में जब L बाई D 1 से जो है कम होता है, तो लीवर आर्म का जो इंपेरिकल फार्मूला होता है ये वाला लगाते हैं, Z इक्वल टू 0.2 L प्लस 1.5 D। ठीक है, जब हमारा जो D है, अगर हमारा यानी कि Z इक्वल टू 0.6 L का भी यूज करते हैं, 0.6 L।
यह तब लागू करते हैं जब हमारा जो L/D का रेशियो है वो हमारा 1 से जो है अधिक या फिर बराबर या फिर 2 से कम या बराबर हो, यानी कि जब हमारा L यानी कि 1.0 से अधिक हो या फिर बराबर हो क्या, L/D, और कम किससे हो, हमारा कम हो 0.20 से, तब हम क्या करते हैं, जो डेप्थ ऑफ बीम का फार्मूला देते हैं, तो यानी कि जो लीवर आर्म देते हैं Z इक्वल टू Z, एक मिनट, उस केस में हम जो है लीवर आर्म जो देते हैं Z इक्वल टू आपका 0.6L देते हैं, 0.6L, ठीक है, एक मिनट, Z इक्वल टू 0.6L। नेक्स्ट ये देखो यहाँ पे लिख दो, कब देते हैं, जब हमारा 1.0 से जो है L/D का मान बराबर हो या फिर ज्यादा हो, और कम किससे हो, हमारा 2.0 से। अगर हमारा L/D का रेशियो जो है इसको फॉलो करता है तो 0.21 प्लस 1.5D यूज करेंगे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू IS 456 व्हाट इज द क्रिटिकल सेक्शन फॉर टू वे पंचिंग शियर इन आइसोलेट फ्लैट स्लैब फुटिंग। आपका जो IS 456 के अकॉर्डिंग हमारा एक आइसोलेट फ्लैट स्लैब फुटिंग में जो टू वे पंचिंग शियर के लिए आपका महत्वपूर्ण सेक्शन कहाँ होता है, बताइए, आपका क्रिटिकल सेक्शन कहाँ मिलेगा? यानी कि आपका IS 456 के अकॉर्डिंग हमारा जो मिलेगा एक आइसोलेट फ्लैट स्लैब फुटिंग के लिए टू वे में आपका पंचिंग शियर जो मिलेगा आपका एट ए डिस्टेंस बाय ऑफ D/2 फ्रॉम पेरिफेरी ऑफ द कॉलम, यानी कि कॉलम की परिधि से जो है हमारा D/2 डिस्टेंस पे मिलेगा, ठीक है। कैसे, जो पंचिंग शियर होता है हमारा कॉलम के चारों ओर, जो आपका चारों ओर का जो पेरीमीटर होता है वहां पर कार्य करता है, ठीक है। और जो कॉलम के जो फेस पे जो से यह जो है आपका D/2 डिस्टेंस पे मिलेगा, जहां D आपका क्या होगा, D जो है आपका इफेक्टिव डेप्थ होता है। बाकी आपका एट द फेस पे क्यों नहीं मिलेगा, ये जो बैंडिंग मूवमेंट के लिए महत्वपूर्ण सेक्शन होता है, जब हम एट द फेस सेक्शन ऑफ द कॉलम जो होता है ये हमारा बैंडिंग मूवमेंट के लिए आपका महत्वपूर्ण सेक्शन होता है, ठीक है। और आपका जो एट द ए डिस्टेंस ऑफ D फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ द कॉलम, यानी कि कॉलम की परिधि से D डिस्टेंस पर कब लगेगा, जब हमारा जो है क्या होगा, टू वे या वन वे स्लैब, जब हमारा वन वे स्लैब होगा तब हमारा जो है D डिस्टेंस पे मिलेगा, ठीक है, वन वे स्लैब के केस में एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.5D फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ द कॉलम, यानी कि आपका जो कॉलम की परिधि से जो 1.5D की डिस्टेंस पे, ये आपका IS कोड में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका वन वे, ऑप्शन नंबर सी जो है एट ए डिस्टेंस ऑफ D फ्रॉम पेरिफेरी ऑफ द कॉलम, ये आपका वन वे स्लैब के लिए होता है। और राइट द फेस ऑफ कॉलम जो होता है ये आपका ये बैंडिंग मूवमेंट के लिए महत्वपूर्ण सेक्शन होता है। और आपका जो ऑप्शन नंबर बी है टू वे स्लैब के केस में कॉलम की परिधि से जो है आपका ये D/2 की डिस्टेंस पे मिलेगा। नेक्स्ट, इफ ए कंक्रीट मिक्स हैज ए वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ 0.5 व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट थ्योरेटिकल वॉल्यूम ऑफ जेल पोर्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सीमेंट हाइड्रेट, यानी कि यदि किसी कंक्रीट मिक्स में जल वाटर सीमेंट रेशियो का जो रेशियो का अनुपात रखा गया है 0.5 है, तो हाइड्रेटेड सीमेंट के प्रति इकाई आयतन में जो जेल छिद्रों का आयतन अनुमानित जो सैद्धांतिक आयतन माना जाता है क्या होता है, बताइए क्या होता है। जो हम पावर्स के कंक्रीट मॉडल के अनुसार हम जो हाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट में जो जल का कुल आयतन लेते हैं वो 72% ठोस और आपका 28% जो हम लेते हैं किसके रिस्पेक्ट में, वो आपका जेल पोर्स के रिस्पेक्ट में लेते हैं, यानी कि कितना, हम 28% जेल पोर्स के रिस्पेक्ट में लेते हैं, ठीक है। जो आपका बाकी 18%, 38%, 48% हैं, ये आपका हाइड्रेशन प्रक्रिया के सैद्धांतिक जेल स्पेस वाटर जेल स्पेस रेशियो के जो है कांस्टेंट मान से मेल नहीं खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, which bogus compound is responsible for long term progressive strength of cement and has the lowest heat of hydration, सीमेंट की दीर्घकालिक प्रगतिशील
शक्ति के लिए कौन सा भोग यौगिक जो होता है जिम्मेदार होता है, और इसमें जलायोजन की ऊष्मा सबसे कम होती है, किसमें होती है? वो आपका डाई कैल्शियम सिलिकेट होता है, यानी कि आपका C2S। यानी कि C2S जो होता है आपका, ये बहुत धीरे धीरे हाइड्रेट होता है, जिससे आपका सीमेंट के बाद के स्टेप में या जो है आपका 1 साल या फिर उससे अधिक टाइम ले सकता है आपका जो है इसमें आपका 1 साल से अधिक भी टाइम तक जो है इसमें स्ट्रेंथ मिलती रहती है। इसकी जो रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है बहुत ही कम होता है, ठीक है। बाकी आपका जो C3S होता है, C3S आपका किसके लिए जिम्मेदार होता है? प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए, यानी कि 7 से 28 दिनों के स्ट्रेंथ के लिए, 7 to 18 डेज स्ट्रेंथ के लिए, 28 डे स्ट्रेंथ के लिए। कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपका C3S, ठीक है। और आपका जो C3A है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ये आपको फ्लैश सेट देता है। फ्लैश सेट मतलब कि फ्लैश सेट का कारण बनता है, और इसमें जो आपका स्ट्रेंथ में इसका योगदान जो है निग्लेजिबल होता है, ये केवल फ्लैश सेट करता है, यानी कि जल्दी सेट कर देता है। और C4F जो होता है आपका, इसके पास कोई बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, यानी कि जो आपका C4AF है ये आपका हैव नो बाइंडिंग प्रॉपर्टी। फिर भी इसको क्यों यूज करते हैं बताइए? फिर C4AF के पास हमारा जो टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट है, इसके पास हमारा कोई भी बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, फिर भी हम इसको वॉक कंपाउंड में जो है ये क्यों महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बताइए? क्योंकि ये जो हमारा टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट होता है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट जो है ये आपका जो है किसके प्रति रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है? हमारा जो है जो आपका इसके अरे सल्फेट के रेजिस्टेंस के में जो आपका होता है, और आपका फ्लैश सेट प्रोवाइड आपका जहाँ पे अत्यधिक जो है आपका उसको क्या फ्रीजिंग एंड थाविंग इफेक्ट को जो है रजिस्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउेबल क्रैक विड्थ फॉर, यानी कि क्या पूछा? व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउेबल क्रैक विड्थ एंड RCC स्ट्रक्चर एक्सपोज टू ए सीवियर इन्वायरमेंटल कंडीशन। आपका जो है IS 456 2000 के अकॉर्डिंग आपका सीवियर कंडीशन के लिए जो है आपका RCC स्ट्रक्चर्स में जो आपका मैक्सिमम अलाउेबल क्रैक विड्थ होती है, कितनी होती है? वो आपकी होती है 0.2 mm, ठीक है। और आपका जो 0.1 mm किस केस में होती है? ये आपका वेरी सीवियर के केस में होती है, वेरी सीवियर, वेरी सीवियर, ठीक है। आपका 0.3 किस केस में होती है? 0.3 mm क्रैक विड्थ जो होती है वो आपका जो होता है माइल्ड के केस में होता है, माइल्ड से माइल्ड या फिर आपका मॉडरेट, माइल्ड और मॉडरेट, ठीक है, माइल्ड या फिर मॉडरेट कंडीशन के लिए। और आपका जो 0.4 mm है ये किसी भी RCC डिजाइन के लिए जो है नहीं जो है आपका अलाउेबल होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 0.4 mm बहुत ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट, इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट व्हाट इज द फार्मूला फॉर द लॉस ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग इन पोस्ट टेंशन बीम विद मल्टीपल केबल्स टेंशन सीक्वेंटली, यानी कि पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट में आपका अनुक्रमिक रूप में से खींचे गए कई केबलों वाले पोस्ट टेंशन बीम में लोचदार संकुचन के कारण जो प्रतिबल में हानि होती है उसका क्या फार्मूला होता है? यानी कि इन प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द लॉस ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग, किसके लिए? ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग की वजह से आपका इन ए पोस्ट टेंशन बीम विद मल्टीपल केबल्स टेंशन सीक्वेंटली। बताइए, जब केबलों को एक एक करके जो है खींचा जाता है तो पहले खींचे गए जो केबल होते हैं उनको बाद वाले केबल के कारण जो है उसमें क्या देखने को मिलता है? उसमें आपको जो है क्या देखने को मिलता है? लोच देखने को मिलता है, ठीक है। लोचदार संकुचन का सामना करना पड़ता है, और यह जो औसत नुकसान का सूत्र है कितना होता है? FC इक्वल टू आपका होता है n-1 अपान में जो है आपका 2, यानी कि FC इक्वल टू n, ऑप्शन नंबर बी n-1/2। बाकी आपका A और C है, जो A आपका ऑप्शन नंबर A और आपका ऑप्शन नंबर C ये आपका गणितीय रूप से जो है गलत
ठीक है। और जीरो कब होता है? जब तनाव का शून्य नुकसान तब होता है जब केबलों को जो है हम एक साथ खींचे, ठीक है, तब हमारा उसमें कोई भी इलास्टिक शॉर्टनिंग नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट। व्हेन ए पाइल फाउंडेशन इज ड्राइवन इनटू डीप लेयर ऑफ सॉफ्ट कंसोलिडेटेड क्ले, जब एक पाइल को कठोर परत के ऊपर नरम मिट्टी की गहराई परत में धकेला जाता है, ओवरलाइंग ए स्टिफ स्ट्रेटम, हाउ इज इन नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन कैलकुलेटेड, तब हम जो है आपका नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन का मान जो है कैसे गणना करेंगे बताइए। नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन का जो आपका कैलकुलेशन होता है क्या होता है? एफ एन इक्वल टू पी डॉट एल सी डॉट आपका टाउ ए, ठीक है, इससे कैलकुलेट करते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जहां पे आपका जो ऋणात्मक आपका निगेटिव स्किन फ्रिक्शन तब होता है जब आसपास की मिट्टी पाइल से अधिक धंसती है, यानी कि जो पाइल धंसने से ज्यादा आपकी जो है वहां की सॉइल मिट्टी धंस जा रही है, तब हमारा निगेटिव फ्रिक्शन जनरेट होता है। ठीक है, जहां पे आपका टाउए क्या है? आपका टाउए जो है आपका क्या होता है? टाउए आपका असंजक बोल होता है, यानी कि कोहेजनलेस नंबर। ठीक है, और आपका पी क्या है? आपका पी आपका परिधि है, और आपका जो है एलसी क्या है? लेंथ ऑफ लेयर, यानी कि एलसी आपका लेंथ, लेयर की कितनी लेंथ है। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी एफ एन इक्वल टू ए बी डॉट सी यू डॉट एन सी है, ये आपका पाइल के बेस इंड बीरिंग पर जो है धारण क्षमता का सूत्र होता है। ठीक है, और आपका जो ऑप्शन नंबर सी है एफ एन इक्वल टू पी डॉट एल सी डॉट सी यू प्लस सिग्मा वी 10 फाई, ये आपका जो है एक कुल क्षमता का सूत्र का एक गलत मिश्रित सूत्र है, ये आपका गलत है। एफ एन इक्वल टू अल्फा डॉट सी यू डॉट एस, ये आपका निगेटिव स्किन फ्रिक्शन घर्षण के लिए जो है अल्फा विधि से फार्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू टरजागीज थ्योरी, इफ द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इज जीरो, तब हमारा प्योर क्ले होगा। व्हाट आर दी वैल्यूज ऑफ बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर एनसी एनक्यू एंड एन गामा। ठीक है, टरजागी के अनुसार यदि किसी भी हमारे इंटरनल फ्रिक्शन एंगल का मान अगर जीरो होता है तो हमारी जो मिट्टी होगी वो कौन सी होगी? वो हमारी क्ले होगी, वो सॉइल हमारी क्ले होगी। तो उसके लिए जो है हमारा बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर जो एनसी एनक्यू और एन गामा की वैल्यूज होंगी कितनी होंगी? हमारा जब इंटरनल फ्रिक्शन जो है जीरो होता है, ठीक है, यानी कि क्ले की सॉइल के लिए, तो हमारा एनसी की वैल्यू कितनी होती है? 5.7। ठीक है, और एनक्यू की वैल्यू कितनी होती है? एनक्यू की वैल्यू हमारी होती है 1.0, और एन गामा की जो वैल्यू होती है कितनी होती है? हमारा 0 होती है। यानी कि कौन सा सही? आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी कि जब इंटरनल फ्रिक्शन का मान हमारा 0 है तो उस केस में हमारा क्लेई सॉइल होगा। क्लेई सॉइल के लिए हमारा जो बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर के लिए जो वैल्यूज होती हैं, एनसी की वैल्यू 5.7 और एनक्यू की वैल्यू 1.0 और एन गामा की वैल्यू 0 रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। और जब हम एनसी की वैल्यू 5.14 रखते हैं, किस के अकॉर्डिंग रखते हैं? ए वाला फार्मूला हमारा मेयर हाफ के अकॉर्डिंग सही है। किसके अकॉर्डिंग? मेयर हाफ के अकॉर्डिंग, मेयर हाफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट। व्हाट इज द टाइम फैक्टर टीवी फार्मूला फॉर कंसोलिडेशन व्हेन द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन यू इज ग्रेटर देन 60%? बताइए, जब कंसोलिडेशन के लिए जो टाइम फैक्टर आपका टीवी का फार्मूला क्या होगा? जब आपका कंसोलिडेशन की डिग्री जो है वो आपका 60% से ज्यादा है, उस केस में हमारा जो, यानी कि आपका जो टीयू की वैल्यू, टीवी का फार्मूला पूछ रहा है ना, जब हमारा जो कंसोलिडेशन है, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, यू का मान हमारा 60% से ज्यादा है, तो उस केस में हमारा जो फार्मूला आता है वो हमारा आता है टीवी इक्वल टू आपका आता है 1.781 माइनस का 0.933 log 10
100 माइनस यू की जगह पे हम अपना 60 वैल्यू रख देंगे। ठीक है, ये फार्मूला होता है। इसको किसने दिया था? इसको टेलर ने दिया था। किसने? टेलर ने। ये फार्मूला जो दिया था गिवन बाय टेलर। टेलर के अकॉर्डिंग जब आपका डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन 60% से अधिक हो जाता है तो ये जो है लॉगरिथमिक सूत्र लागू होता है। बाकी आपका जो ऑप्शन नंबर बी जो है, बी नहीं, हाँ बी जो है, बी ऑप्शन करेक्ट है। बाकी आपका जो ऑप्शन नंबर ए है, ये सूत्र तब लागू होता है, ये फार्मूला, जब कंसोलिडेशन की डिग्री जो है यू का मान जो है टाउ वी इक्वल टू पाई बाई 4 यू अपॉन 100 का होल ऑफ स्क्वायर। ये कब लागू होगा? जब हमारा यू का मान जो है कम होगा किससे? 60% से, या फिर बराबर होगा 60% के, तब हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए सही होता, अगर हमारा यू की वैल्यू 60% से कम पूछा होता। ठीक है, बाकी सी और डी ऑप्शन ये आपका गलत है। नेक्स्ट, इन ए फ्लो नेट फॉर सीपेज अंडर ए हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर हाउ इज द एग्जिट ग्रेडियंट कैलकुलेटेड। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के नीचे रिसाव के लिए फ्लो नेट में निकास प्रवणता की गणना कैसे की जाती है, किस प्रकार करते हैं? इसका जो फार्मूला होता है आई इक्वल टू आपका डेल्टा एच बाई एल, यानी कि डेल्टा एच क्या है आपका? डेल्टा एच आपका जो है हेड ड्रॉप है, और एल आपका जो है फ्लो फील्ड की सबसे छोटी लंबाई होती है। ठीक है, यानी कि आई इक्वल टू डेल्टा एच बाई एल, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर के ए एंड पैसिव अर्थ प्रेशर के पी फॉर ए लेवल बैकफिल। यानी कि आपका लेवल बैकफिल के लिए जो है आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट और आपका पैसिव अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट के बीच जो आपका रिलेशनशिप होता है क्या होता है? जनरली आपका जो कि एक्टिव अर्थ प्रेशर और आपका पैसिव अर्थ प्रेशर जो होता है ये दोनों एक दूसरे के जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कैसे? यानी कि इसमें जो एक्टिव अर्थ प्रेशर होता है उसको के ए से रिप्रेजेंट करते हैं और पैसिव अर्थ प्रेशर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के पी से। तो हमारा के ए की जो वैल्यू आती है एक्टिव अर्थ प्रेशर के लिए कितनी आती है? 1 माइनस साइन फाई अपान 1 मिनट, 1 माइनस साइन फाई अपान में 1 प्लस साइन फाई, 1 माइनस साइन फाई अपान में 1 प्लस साइन फाई। ठीक है, और पैसिव अर्थ प्रेशर केपी की वैल्यू जो होती है 1 प्लस साइन फाई अपान में 1 माइनस साइन फाई होती है। ये दोनों आपस में जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। ये दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इसलिए इनका जो गुणनफल जो होता है के ए डॉट के पी, इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा हमेशा 1 के बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अंडर व्हाट कंडीशन डज स्कैम्पटन्स पोर प्रेशर पैरामीटर बी इक्वल 1। यानी कि किस स्थिति में स्कैम्पटन का जो आपका पोर प्रेशर पैरामीटर होता है बी 1 के बराबर होता है? किस केस में बताइए? जब हमारी सॉइल हमारा फुली सेचुरेटेड सॉइल होगी उस केस में जो है हमारा जो पेरीमीटर बी जो होगा आपका मिट्टी की जो सेचुरेशन होगी उसका प्रतिनिधित्व करता है। सूखी मिट्टी के लिए जो ये 0 और आपका फुली सेचुरेटेड के लिए हमेशा 1 होता है। तो आपका फुली सेचुरेटेड सॉइल के लिए जो स्कैम्पटन पोर प्रेशर पैरामीटर बी किसके बराबर होता है? 1 के। किस केस में? फुली सेचुरेटेड सॉइल के केस में। ठीक है, और 0 किस केस में होता है? जब हमारी ड्राई सॉइल होती है, तो इस केस में जो हमारा बी होगा कितना? 0। नेक्स्ट, फॉर ए ग्रुप ऑफ फ्रिक्शन पाइल इन क्ले हाउ इज द ग्रुप एफिशिएंसी यूजुअली डिफाइंड इन रिलेशन टू नंबर ऑफ पाइल। मिट्टी के घर्षण पाइल्स के समूह के लिए जो ग्रुप एफिशिएंसी का मान आमतौर पर क्या होता है? बताइए क्या होता है? ग्रुप इफिशियंसी ऑफ फ्रिक्शन पाइल्स इन क्ले में आपका जो इफिशियंसी होती है कितनी होती है? आपका लेस देन 100% होती है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि जो क्ले में जब पाइल को पास चलाया जाता है तो उनके जो स्ट्रेस जोन होते हैं
ओवरलैप हो जाते हैं, जिससे उनके ग्रुप की जो कुल इफिशियंसी होती है व्यक्तिगत क्षमताओं के योग से जो है कम हो जाती है। ठीक है, आपका एग्जैक्टली 100% क्यों नहीं होती है? ये आमतौर पर जो है इंड बियरिंग पाइल्स के लिए होता है। जो एग्जैक्टली 100% होता है किसके लिए? इंड बियरिंग पाइल के लिए होता है। इंड बियरिंग पाइल, ठीक है। ग्रेटर देन 100% किसके लिए होता है? ये आपका लूज सैंड के लिए होता है, लूज सैंड। ठीक है, एक मिनट, लूज सैंड। और आपका जीरो किस केस में होता है? ये आपका इम्पॉसिबल होता है, जीरो किसी भी केस में नहीं होता है। नेक्स्ट, इन लेमिनार बाउंड्री लेयर फ्लो ओवर ए फ्लैट प्लेट, हाउ डज द बाउंड्री लेयर थिकनेस डेल्टा वेरी विद द डिस्टेंस x फ्रॉम द लीडिंग एज? यानी कि सपाट प्लेट पर लेमिनार सीमा परत प्रवाह में सीमा परत की मोटाई अग्रणी किनारों से दूरी x के साथ कैसे भिन्न होती है? बताइए किस प्रकार अलग है। ये आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। जो आपका लेमिनार बाउंड्री लेयर थिकनेस है, ठीक है, जो डेल्टा है आपका डायरेक्ट, एक मिनट, जो आपका डेल्टा है, डेल्टा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? x की पावर 0.5, या फिर इसको 1/2 भी बोल सकते हैं। ठीक है, x की पावर 1/2। ठीक है, ये आपका किसके द्वारा है? ये आपका ब्लासियस के समाधान के अनुसार है। यानी कि डेल्टा इक्वल टू जो हमारा आता है 5x/RE जो है √REx, ये सब निकल के आता है। ठीक है, यानी कि आपका डेल्टा जो है x की पावर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? x की पावर 0.5। ठीक है, नेक्स्ट, जो आपका डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x किस केस में होगा? ये आपका लीनियर, जो आपका लीनियर ग्रोथ के लिए होता है। और जो आपका डेल्टा अगर हमारा x² है और या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x की पावर -0.5 के लिए, तो हमारा जो है टर्बुलेंट प्रवाह में जो है आपका जो टर्बुलेंट फ्लो में x की पावर जो है कितनी लेते हैं? 0.8। ठीक है, 0.8 लेते हैं, x की पावर 0.8 होता है। ठीक है, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 0.8 किस केस में? टर्बुलेंट के केस में, टर्बुलेंट फ्लो। बाकी ये आपका लीनियर फ्लो के लिए होता है। ठीक है, बाकी आपका x² किसी के लिए भी नहीं होता, ना कि x की पावर -0.5। फॉर द मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रोपोजोडियल चैनल सेक्शन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द हाइड्रोलिक रेडियस r एंड द डेप्थ ऑफ फ्लो y? बताइए। मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रोपोजोडियल चैनल होता है कब कहेंगे? जब हमारी जो r = y/2, यानी कि आपका जो फ्लो की डेप्थ का आधा होता है क्या? हाइड्रोलिक रेडियस। तब हमारा जो, हम उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इकोनॉमिकल चैनल, यानी कि r = y/2। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जो आपका एक इकोनॉमिकल सेक्शन कब होता है? जिसका वेटेड पेरीमीटर जो होता है मिनिमम हो, और आपका समलंबाकार या फिर आपका आयताकार दोनों के लिए जो न्यूनतम परिमाप की स्थिति होती है r = y/2 होती है। ठीक है, बाकी आपका जो आप r = y, r = y/3 या फिर आपका r = y/2y है, ये आपका इसका इससे जो है आपका ये संबंध जो है आपके वेटेड पेरीमीटर को मिनिमम नहीं करते हैं। बाकी जो है आपकी आपके चैनल्स को जो है कंस्ट्रक्शन की लागत को बढ़ा देते हैं। ठीक है, आपका r = जब y/2 रखोगे तब हमारा जो है इकोनॉमिकल चैनल मिलेगा। In a hydraulic jump, if the Froude number before the jump is between 4.5 and 9.0, what type of jump is classified as? हाइड्रोलिक जंप में यदि जंप से पहले फ्राउड संख्या 4.5 और 9 से लेकर के 9.0 के बीच है, तो किस प्रकार का जंप कहा जाएगा? बताइए, उसे किस प्रकार का जंप कहेंगे? जब हमारा फ्राउड नंबर 4.5 से 9.0 के बीच में होता है, तब हमारा जो है
क्या कहलाया जाएगा, वो हमारा स्टेडी जंप कहलाया जाएगा। ठीक है, जब हमारा, एक मिनट इसकी जो टेबल लिखवा देते हैं, जो हाइड्रोलिक जंप का क्लासिफिकेशन है फ्राउड नंबर के अकॉर्डिंग दिया जाता है। अगर हमारा फ्राउड नंबर जो है 1.7 है, 1 से लेकर के 1.7, इधर लिख लो फ्राउड नंबर, इधर लिख लो जंप। ठीक है, जब 1 से लेकर के 1.7 है तो उस फ्राउड नंबर, तो उस केस में जो है हमारा अंडुलर जंप होगा। ठीक है, जब हमारा फ्राउड नंबर 1.7 से लेकर के 2.5 के बीच में है, तब हमारा वीक जंप होता है, वीक जंप। ठीक है, जब हमारा फ्राउड नंबर 2.5 से लेकर के आपका 4.5 होता है, तब हमारा कौन सा जंप होता है, तब हमारा ऑसिलेटिंग जंप होता है, ऑसिलेटिंग जंप। ठीक है, जब हमारा जो फ्राउड नंबर 4.5 से लेकर के 9.0 के बीच में होता है, एक मिनट, 9.0 के बीच में, तब हमारा कौन सा जंप होता है, तब उस केस में हमारा जो है स्टेडी जंप होता है। जब हमारा जो फ्राउड नंबर का मान ग्रेटर देन किससे होता है, 9.0 से, तब उस केस में हमारा स्ट्रॉन्ग जंप होता है, स्ट्रॉन्ग जंप। ये टेबल जो है याद कर लीजिएगा जनरली। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी लॉस डेल्टा इन हाइड्रोलिक जंप फॉर ए रेक्टेंगुलर चैनल। आयताकार चैनल के लिए जो हाइड्रोलिक जंप में ऊर्जा हानि होता, जो आपका हाइड्रोलिक जंप का जो फार्मूला है क्या है बताइए। आपका किस केस में पूछा, एनर्जी लॉस इन रेक्टेंगुलर हाइड्रोलिक चैनल, हाइड्रोलिक जंप। इस केस में जो हमारा डेल्टा का फार्मूला होता है, डेल्टा इज इक्वल टू आपका होता है कि y2 माइनस का y1 की y2 माइनस y1 का होल ऑफ क्यूब अपान में आपका 4y1 y2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, in fluid kinematic what do the Cauchy-Riemann equation established a relationship between। द्रव गतिकी में आपका कॉची-रीमान इक्वेशन किनके बीच संबंध स्थापित करता है। जो कॉची-रीमान इक्वेशन होता है क्या होता है, डेल फाई अपान में आपका जो, एक मिनट, कॉची-रीमान इक्वेशन जो होती है आपकी डेल फाई अपान में डेल एक्स इक्वल टू किसके होगा, डेल साई अपान में आपका डेल वाई, और आपका जो डेल फाई बाई डेल वाई किसके बराबर होगा, डेल फाई बाई जो डेल वाई बराबर होगा किसके, डेल साई बाई डेल एक्स के। ठीक है, जहां आपके डेल, एक मिनट, इधर आपका माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, जो आपका कॉची-रीमान इक्वेशन है ये आपका वेलोसिटी फंक्शन एंड स्ट्रीम फंक्शन पे आधारित है। देखो ये आपका वेलोसिटी फंक्शन और आपका स्ट्रीम फंक्शन, और वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एंड स्ट्रीम पोटेंशियल फंक्शन पे आधारित होती है। नेक्स्ट, और ये जो आपका प्रेशर एंड वेलोसिटी है ये आपका बर्नौली इक्वेशन पे आधारित है। ठीक है, और आपका ऑप्शन नंबर सी शियर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, ये आपका किस, आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पे आधारित है। ठीक है, ये आपका जो स्ट्रीम लाइन है और स्ट्रीक लाइन है ये किस पे आधारित है, ये आपका फ्लो विजुअलाइजेशन पे आधारित है ये। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फार्मूला जो आपका डायमेंशनल फार्मूला होता है क्या होता है, v इक्वल टू म्यू बाई रो, v इक्वल टू म्यू बाई रो होता है? इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है। तो आपका एल स्क्वायर
टी की पावर -1, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, एल स्क्वायर टी की पावर -1। नेक्स्ट, according to the momentum equation, the fluid mechanics, what does the momentum correction factor account for? संवेग समीकरण के अनुसार संवेग सुधार कारक किस बात पर ध्यान रखता है, बताइए। जो आपका मोमेंटम इक्वेशन है फ्लूइड मैकेनिक्स में, वो आपका जो है नॉन यूनिफॉर्मिटी या फिर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के पे आधारित होता है, वेग वितरण की गैर एकरूपता पे। क्यों? क्योंकि जो वास्तविक प्रवाह में आपका एक्चुअल फ्लो में आपका जो पाइप या फिर चैनल के क्रॉस सेक्शन पर जो वेग होता है यूनिफॉर्म नहीं होता है, इसलिए जो है हम आपका जो एक्चुअल मोमेंटम की गणना करने के लिए बीटा का यूज करते हैं। बाकी जो आपका ऑप्शन नंबर ए है कंप्रेसिबिलिटी ऑफ फ्लूइड, कंप्रेसिबिलिटी के लिए जो है हम मैक नंबर का उपयोग करते हैं। किसका? मैक नंबर का, कंप्रेसिबिलिटी के लिए। नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, दबाव वितरण आमतौर जो है आपका हाइड्रोस्टैटिक माना जाता है, इसके लिए जो मोमेंटम करेक्शन कारक फैक्टर जो होता है नहीं लेते हैं। और जो आपका विस्कस लॉस इन फ्लूइड है, द्रव में चिपचिपापन के कारण नुकसान, ये आपका विस्कस लॉसेस को जो है हेड लॉस यानी कि HL - HF द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, इन ए बिल्डिंग प्लम्बिंग सिस्टम व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन इंटरसेप्टिंग ट्रैप। बिल्डिंग प्लम्बिंग सिस्टम में आपका जो बिल्डिंग प्लम्बिंग सिस्टम है, इसमें आपका इंटरसेप्टिंग ट्रैप जो होता है, इसका मेन पर्पज क्या होता है, बताइए। इसका जो मेन पर्पज होता है क्या होता है? इसका मेन पर्पज होता है कि जो आपकी सीवर से जो दुर्गंध युक्त गैसें होती हैं, इनको घर की जल निकासी व्यवस्था में प्रवेश करने से रोकना होता है, यानी कि टू प्रिवेंट फाउल गैसेस फ्रॉम द म्युनिसिपल सीवर फ्रॉम एंटरिंग द हाउस ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि हाउस ड्रेनेज सिस्टम में जो है जो आपका म्युनिसिपल सीवर गैसेस होती हैं हाउस के अंदर नहीं आने देते हैं। उसका काम होता है किसका? इंटरसेप्टिंग ट्रैप का। ठीक है, नेक्स्ट, टू सेपरेट सॉलिड वेस्ट ऑफ फ्रॉम लिक्विड वेस्ट, ये आप इसके लिए क्या यूज करते हैं? इसके लिए जो है हम स्क्रीन यूज करते हैं, ठोस कचरे और तरल कचरे को अलग करने के लिए। ठीक है, टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ वेस्ट वाटर फ्लो, क्या ये जो है अपशिष्ट जल के प्रवाह के वेग को बढ़ाता है? नहीं, इस पे कोई इफेक्ट नहीं करता, इस पे जो ये वेग नहीं बढ़ाता, ये जो आपका वेग ढाल जो होता है स्लोप पर निर्भर ही नहीं करता है। नेक्स्ट, इफ द एल्कलिनिटी ऑफ वाटर सैंपल इज ग्रेटर देन इट्स टोटल हार्डनेस, व्हाट इज द कार्बोनेट हार्डनेस इक्वल टू। जब हमारी क्या एल्कलिनिटी एल्कलिनिटी ज्यादा है किससे? टोटल हार्डनेस से। टोटल हार्डनेस से, ठीक है, तब हमारा जो है कार्बोनेट कठोरता जो होगी किसके बराबर होती है? उस केस में हमारी जो कार्बोनेट कठोरता होगी टोटल हार्डनेस के बराबर होगी। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द थ्योरेटिकल अपर लिमिट फॉर पार्टिकल साइज इन डिस्क्रीट सेटलिंग टाइप 1 वेयर स्टोक लॉ रिमेन्स स्ट्रिक्टली वैलिड, यानी कि आपका टाइप 1 सेटलिंग में जो आपका पार्टिकल साइज होता है सैद्धांतिक ऊपरी सीमा क्या है, जहां स्टोक्स का नियम जो है सख्ती से मान्य होता है, बताइए। डिस्क्रीट चैम्बर के लिए थ्योरेटिकल अपर लिमिट फॉर स्टोक्स लॉ जो होती है वो आपका अप्रोक्सीमेट जो है 0.01 mm होती है। कितनी? 0.01 mm नहीं, 0.1 mm होती है। ठीक है, स्टोक्स का नियम केवल लेमिनार क्षेत्र में मान्य होता है, जहां अगर आपका आरई जो है, आरई का मान
जो है कम है किससे, 1.0 से, तब मान्य होता है। इस केस में जो है आपका पानी में रेत सिल्ट के लिए या अधिकतम जो मान होगा 0.1 mm साइज होगा, ठीक है। BCD जो है 1.0 mm, 2.0 mm, 0.0 mm, ठीक है। तो जो BCD है 0.01 mm से बड़े आकार के कण जो होंगे वो हमें क्या देंगे, ट्रांजिशन फ्लो देंगे या फिर टर्बुलेंट फ्लो देंगे, जो सेटलिंग जोन में आते हैं और यहाँ जो है एलन या फिर न्यूटन के नियम लागू हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये सब आप क्या देंगे, आपका जो है ट्रांजिशन या फिर टर्बुलेंट फ्लो देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, इन एटमॉस्फेरिक डिस्पर्जन व्हाट इट कॉसेस ए लूपिंग प्लूम। वायुमंडलीय फैलाव में लूपिंग प्लूम का कारण क्या है, इन्वर्जन कंडीशन, नेचुरल एटमॉस्फेरिक कंडीशन या फिर हाईली अनस्टेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशन विद सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट्स या फिर आपका सब एडियाबेटिक लैप्स रेट्स। कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। जो आपका हाईली अनस्टेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशन विद सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट्स होता है, यानी कि जब वातावरण अत्यधिक अस्थिर होता है, यानी कि गर्म हवा तेजी से ऊपर उठती है तो धुआं जो है लूप बनता हुआ ऊपर नीचे होता है, इसे क्या बोलते हैं, सुपर एडियाबेटिक कंडीशन बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इस केस में आपका लूपिंग फ्लूम बनता है। नेक्स्ट, इन्वर्जन के केस में जो हमारा क्या होता है, इन्वर्जन के केस में या इस केस में जो है हमारा फाइनिंग प्लूम बनता है। क्या बनता है, एक मिनट, फाइनिंग प्लूम। इन्वर्जन की कंडीशन में हमारा फाइनिंग प्लूम बनता है। और आपका जो न्यूट्रल एटमॉस्फेरिक कंडीशन की केस में कौन सा प्लूम बनता है, कोनिंग प्लूम बनता है, कोनिंग प्लूम, ठीक है। सब एडियाबेटिक जो होता है ये जो है आपका स्टेबिलिटी की ओर ले जाता है, यानी कि ये भी आपका कोनिंग या फिर आपका कोनिंग या फिर आपका फाइनिंग फ्लूम दोनों में से कोई भी बना सकता है। कोनिंग प्लूम और फाइनिंग प्लूम। नेक्स्ट, हाउ इज दिस स्लज वैल्यू इंडेक्स कैलकुलेटेड। स्लज वैल्यू इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्लज वैल्यू इंडेक्स जो है हमारा फार्मूला होता है, क्या होता है, सेटल्ड स्लज वॉल्यूम आपका ml पर लीटर में अपान में जो है MLSS जो होता है आपका ग्राम पर लीटर में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट, हाउ डज द अल्टीमेट बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD अल्टीमेट चेंज विद एन इंक्रीजिंग इन द इंक्यूबेशन टेम्परेचर। उष्मायन तापमान में वृद्धि के साथ जो BOD अल्टीमेट कैसे बदलता है बताइए। जो BOD अल्टीमेट होता है कैसे बदलता है, जो आपका जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे इंक्यूबेटर में तो आपका कांस्टेंट रहता है, इट रिमेन्स कांस्टेंट। जो आपका BOD अल्टीमेट है कार्बनिक पदार्थों की कुल मात्रा पर निर्भर करता है, जो निश्चित रहती है कि तापमान बढ़ने से केवल आपका रेट कांस्टेंट जो होगा K बढ़ता है, जिससे BOD जल्दी प्राप्त हो जाता है, ठीक है। यानी कि आपका जब BOD 5 दिन का टेम्परेचर के साथ बदलता है लेकिन अल्टीमेट BOD नहीं बदलता है, ठीक है। कार्बनिक पदार्थ गायब नहीं होते इसलिए ये जो है शून्य नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी शून्य नहीं हो सकता, डिक्रीज भी नहीं होता, इंक्रीज भी नहीं होता, आपका रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ कोगुलेंट इन मोस्ट इफेक्टिव इन रिमूविंग कलर फ्रॉम रॉ वाटर एट ए लो pH। यानी कि कम pH पर कच्चे पानी से रंग हटाने में किस प्रकार के कोगुलेंट जो है सबसे इफेक्टिव होता है। जो आपका एलम या फिर फेरिक सल्फेट है, सॉल्ट है, जिसे फिटकरी बोलते हैं, ये सबसे मोस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक है। बाकी आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये आपका पानी की जो है कठोरता या क्षारीयता को बढ़ाने के लिए होता है। जो आपका सोडियम क्लोराइड है ये आपका
एक प्रकार का साल्ट है, ना कि जो है आपका ये कोगुलेंट नहीं है। एक्टिवेटेड कार्बन जो है ये आपका अब्जॉर्प्शन द्वारा जो है गंध स्वाद हटाता है, ये भी आपका कोगुलेंट के तौर पे काम नहीं करता है। सबसे ऑप्शन सटीक क्या है, फेरिक साल्ट या फिर फिटकरी। टू फैकल्टीज प्रॉपर रोड ड्रेनेज ऑन ए WBM वाटर बॉन्ड मैकेनिज्म रोड, WBM रोड हमको बनाना है, ठीक है। वाटर बॉन्ड मैकेनिज्म रोड इन एन एरिया विद हैवी रेनफॉल, व्हाट इज द IRC रिकमेंडेड कैम्बर। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में वाटर बॉन्ड मैकेनिज्म सड़क पर उचित जल निकासी की सुविधा के लिए IRC द्वारा अनुशंसित जो कैम्बर की वैल्यू होती है कितनी होती है, किस केस में, हैवी रेनफॉल के केस में जो होती है आपका 1/33 होती है, यानी कि 3%, 1 मीटर में 3%, ठीक है। बाकी आपका जो 1/50 यानी कि जो 2% स्लोप देते हैं ये आपका हाई बिटुमिनस रोड के लिए होता है, किसके लिए, हार्ड बिटुमिनस रोड के लिए। फॉर हैवी रैन, ठीक है। 2.5 जो होता है आपका थिन बिटुमिनस जो है रोड पेमेंट के लिए होता है, इसके लिए 1/4.0 थिन बिटुमिनस रोड के लिए। वन एंड 25 जो रखा जाता है 4%, ये आपका अर्दन रोड के लिए होता है, कच्ची मिट्टी के का जो गलियारा होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व बेस्ड ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन। क्या वैल्यू होती है लेंथ ऑफ जो है ट्रांजिशन कर्व, LS इज इक्वल टू VQ बाई CR, ठीक है, यानी कि LS इज इक्वल टू VQ बाई CR। ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट। नेक्स्ट, इन मार्शल मिक्स डिजाइन मेथड व्हाट डज द टर्म वाइड्स फील्ड विद बिटवीन VBF सिग्निफाई। मार्शल डिस्क डिजाइन विधि में बिटवीन से भरे जो आपके शून्य शब्द का अर्थ क्या होता है, बताइए। जो शून्य शब्द का अर्थ होता है टोटल परसेंटेज ऑफ VMA फील्ड विद इफेक्टिव बिटुमिन, यानी कि VBF यह मापता है कि खनिज आपका जो मिनरल एग्रीगेट्स हैं और आपका VMA के बीच में कि जो कुल खाली जगह है इसका कितना प्रतिशत हिस्सा जो है बिटुमिन से भरा गया है। तो आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर C, द परसेंटेज ऑफ वाइड्स इन मिनरल एग्रीगेट VMA फील्ड विद इफेक्टिव बिटुमिन। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द कोनिंग ऑफ व्हील इन रेलवेज। रेलवे के पहियों में आपका कोनिंग जो दिया जाता है, कोनिंग ऑफ रेल क्यों होता है, टू प्रिवेंट जो आपका लेटरल स्लोपिंग ऑफ व्हील एंड स्मूथ निगोटेड कर्व, यानी कि रेलवे के पहिए को जो है हम कितना स्लोप देते हैं, 1/20 स्लोप देते हैं, क्यों, ताकि जो जब ट्रेन हमारी कर्व पे हो तो बाहरी पहिया जो होता है बड़ा व्यास ले और बिना फिसले जो है आपका दूरी तय करे। तो आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर C, टू प्रिवेंट लेटरल स्लोपिंग ऑफ व्हील एंड स्मूथली निगोटिएट कर्व। नेक्स्ट, जो आपका ऑप्शन नंबर A है, टू इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन व्हील एंड रेल। भाई इससे तो हमारा जो है नुकसान होगा, पहिए और रेल के बीच में घिसाव ज्यादा होगा। टू रिड्यूस द वेट ऑफ व्हील, इसका भी कोई मतलब नहीं है। टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ ट्रेन स्ट्रेट ट्रैक, सीधे ट्रैक पे ट्रेन की गति को बढ़ाना, वो तो आपका फ्लैट रेल में भी हो सकता है। नेक्स्ट, फॉर ब्रॉड गेज ट्रैक इफ द स्लीपर डेंसिटी M+5 एंड रेल लेंथ 13 मीटर, हाउ मेनी स्लीपर्स आर रिक्वायर्ड। M+5 दे रखा है तो एक रेल की लंबाई कितनी है 13, 13 + 5 इक्वल टू हमारा 18, कितने स्लीपर आएंगे, 18 स्लीपर आएंगे। नेक्स्ट, ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस OST व्हाट इज द
assumed height of driver's eye and object respectively. ओवरटेकिंग डिस्टेंस जो आपकी ओएसडी की गणना के दौरान चालक की आंख और वस्तु की जो आपकी अनुमानित ऊंचाई होती है कितनी होती है, वो आपकी होती है 18 मीटर, सॉरी आपका 1.2 मीटर होती है यार। आपका ऑप्शन नंबर सी 1.2 मीटर। फॉर ए बीम सब्जेक्टेड टू प्योर shear stress, what is the values of the major and minor principal stress? आपका प्योर shear stress के केस में आपका एक बीम के लिए जो आपका प्रमुख और लग आपका यानी कि मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। तो आपका जो प्रिंसिपल स्ट्रेस प्योर shear होता है क्या होता है, प्लस टाउ एंड माइनस टाउ। कितना, ऑप्शन नंबर सी प्लस टाउ एंड माइनस टाउ होता है। ये जनरली मोहर सर्किल के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ कैंटिलीवर बीम इज लेंथ L carrying a uniformly varying load from 0 at the free end, W at the fixed end। यानी कि L लंबाई के कैंटिलीवर बीम का जो डिफ्लेक्शन क्या होगा, जिस पर मुक्त सिरे पर जो है शून्य से स्थिर सिरे पर जो है W तक जो है समान रूप से या भिन्न भार जो है यूनिफॉर्मली वायरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा रहा है, तो उस केस में जो हमारा डिफ्लेक्शन की वैल्यू होती है कितनी, WL की पावर 4, WL की पावर 4 अपान में 30 EI होती डिफ्लेक्शन की वैल्यू। आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, इन 2 hinge parabolic arch subjected to a uniform temperature rise, what is the नेचर ऑफ द इंड्यूस्ड स्ट्रेस। एक समान तापमान वृद्धि के अधीन एक 2 हिंज वाले पैराबोलिक आर्च में प्रेरित तनाव की प्रकृति क्या होती है, बताइए क्या होती है प्रकृति। 2 हिंज आर्च के केस में यानी कि स्ट्रक्चरली डिटर्मिनेट होता है, तापमान बढ़ने से बाहर की ओर फैलना चाहता है लेकिन हिंज सपोर्ट उसे रोकता है, जिससे आपका हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट पैदा होता है और आपका आर्च में जो है एक्सियल संपीड़न और बाइंडिंग मूवमेंट दोनों उत्पन्न होते हैं। क्या, बाइंडिंग मूवमेंट एंड एक्सियल कंप्रेशन ड्यू टू हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के कारण बाइंडिंग मूवमेंट और एक्सियल कंप्रेशन दोनों उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मूलर ब्रेसल्स प्रिंसिपल, हाउ इज द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर रिएक्शंस एट ए सपोर्ट ऑब्टेन्ड। मूलर ब्रेसलाउ के सिद्धांत के अनुसार किसी सपोर्ट पर प्रतिक्रिया के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम कैसे प्राप्त किया जाता है, किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। मूलर ब्रेसलाउ का सिद्धांत कहता है कि किसी भी कार्य का प्रभाव रेखा जो होगा यानी कि ILD लाइन जो होगी उस कार्य के लिए जो बीम को मुक्त करके और उस दिशा में इकाई विस्थापन यानी कि यूनिट डिस्प्लेसमेंट देकर प्राप्त बीम के विक्षेपित आकार को के समान होता है। यानी कि आपका जो बाई रिमूविंग द सपोर्ट्स एंड अप्लाइंग यूनिट डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शंस। नेक्स्ट, व्हाट इज द शेप फैक्टर ऑफ सॉलिड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। सॉलिड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए जो है शेप फैक्टर कितना लेते हैं, 1.70 लेते हैं, ठीक है। और 1.12 किसके लिए लेते हैं, थिन सर्कुलर ट्यूब के लिए लेते हैं, थिन सर्कुलर ट्यूब। 1.50 किसके लिए लेते हैं, रेक्टेंगुलर के लिए। टू 2.0 किसके लिए लेते हैं, डायमंड शेप के लिए। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू IS 800 2007 व्हाट इज मिनिमम पिच डिस्टेंस फॉर बोर्ड, 2.5D पिच डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इन स्टील टेंशन मेंबर व्हाट इज ब्लॉक शियर फेलियर। स्टील टेंशन मेंबर में आपका ब्लॉक शियर फेलियर क्या होता है। ब्लॉक शियर तब होता है जब कनेक्शन के अंत एंड में स्टील का एक पूरा ब्लॉक कटकर बाहर आ जाता है। इसमें जो है एक तल पर शियर यील्डिंग फ्रैक्चर और दूसरे तल पर आपका जो है टेंशन फ्रैक्चर होता है, ठीक है। तो यानी कि एक आपका ऑप्शन नंबर बी, ए कंबाइंड फेलियर ऑफ टेंशन ऑन
वन प्लेट प्लेन एंड शियर ऑन ए परपेंडिकुलर प्लेन, यानी कि एक तल पर जो है तनाव और लंबवत तल पर कतरनी की संयुक्त विफलता होती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग ए लग एंगल इन ए स्टील मेंबर? स्टील मेंबर में आपका लग एंगल प्रोवाइड करने का मेन पर्पज क्या है? जब एक बड़ा एंगल सेक्शन गसेट प्लेट से केवल एक लेग से जुड़ा होता है तब लेग एंगल का यूज किया जाता है। जो आपका मेन लग होता है इसके दूसरे पैर को जोड़ने के लिए, दूसरे लेग को जोड़ने के लिए किया जाता है। इससे गसेट प्लेट छोटी हो जाती है और स्ट्रेस समान रूप से वितरित हो जाता है। यही शियर लेग का काम होता है, यानी कि टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ कनेक्शन एंड मिनिमाइज द शियर लेग इफेक्ट। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, वेब क्रिपलिंग इन स्टील बीम्स अकर्स प्राइमरी ड्यू टू व्हाट कंडीशन? यानी कि स्टील बीम में वेब क्रिपलिंग मुख्य रूप से किस स्थिति में होता है? वेब क्रिपलिंग सपोर्ट पर जो भारी भार केंद्रित के नीचे होता है, जहां वेब और फ्लेंज मिलते हैं वहां पर जो है हमारा सबसे ज्यादा स्ट्रेस के कारण मुड़ने के चांस ज्यादा होते हैं। जैसे आपका जैसे आपका ये आपका टी बीम है कोई, तो सबसे ज्यादा मुड़ने के चांस कहाँ पे होते हैं? फ्लेंज और वेब के जॉइंट पे, क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रेस जो है यहीं पे डेवलप होता है। तो आपका जो है हाई कंसंट्रेटेड लोड काजिंग लोकलाइज्ड क्रशिंग ऑफ द वेब। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रेइंग फोर्स इन बोल्ट कनेक्शन? बोल्टेड कनेक्शन में प्राइंग फोर्स जो होता है क्या है बताइए? जब टी बीम में टी स्टब या एंगल कनेक्शन में प्लेटें तनाव के कारण मुड़ती हैं तो लीवर एक्शन के कारण बोल्ट्स पर एक अतिरिक्त खिंचाव बल उत्पन्न होता है, जिसे क्या बोलते हैं? प्राइंग फोर्स। यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी, एडिशनल टेंशन फोर्स जनरेटेड इन बोल्ट्स ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कनेक्टेड प्लेट्स। जुड़ी हुई प्लेटों के लचीलेपन के कारण जो है बोल्ट में उत्पन्न इंटरनल स्ट्रेस होता है। नेक्स्ट, इन लेवलिंग ऑपरेशंस व्हाट सेप्टिक एरर आर कंप्लीटली एलिमिनेटेड बाय परफॉर्मिंग रेसिप्रोकल लेवलिंग? लेवलिंग कार्यों में जो आपका रेसिप्रोकल लेवलिंग करने से किन विशिष्ट त्रुटियों को पूरी तरह से जो है समाप्त कर दिया जाता है बताइए? एरर एलिमिनेटेड बाय रेसिप्रोकल लेवलिंग। रेसिप्रोकल लेवलिंग के द्वारा किन एरर को जो है एलिमिनेट किया जा सकता है? जैसे आपका नदी या खाई के दोनों ओर उपकरण सेट करके जो है रेसिप्रोकल लेवलिंग करते हैं, ठीक है? तो इसके द्वारा जो है एरर ड्यू टू कर्वेचर, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन और आपका कॉल्यूमिनेशन, तीनों को जो है एलिमिनेट किया जा सकता है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी, एरर ड्यू टू कर्वेचर, एटमॉस्फेरिक रिएक्शन एंड कॉल्यूमिनेशन। नेक्स्ट, between Simpson rule and the trapezoidal rule for calculating areas which assume the boundaries are straight lines। क्षेत्रफल की गणना के लिए सिम्पसन के नियम और समलंबाकार नियम के बीच कौन सा मानता है कि सीमाएं सीधी रेखाएं हैं? सिम्पसन रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल, बोथ अज्यूम स्ट्रेट लाइन, या फिर नाइदर अज्यूम स्ट्रेट लाइन बताइए? जो आपका ट्रेपेजॉइडल रूल होता है, ट्रेपेजॉइडल रूल मानता है कि जो दो क्रमिक आपके ऑर्डिनेट्स के बीच की सीमा एक जो है स्ट्रेट लाइन होती है। सिम्पसन रूल का नियम जो है इसे पैराबोलिक आर्क मानता है। अगर यहाँ पैराबोलिक मानता तो हम सिम्पसन लगाते, स्ट्रेट लाइन पूछा है तो हमारा ट्रेपेजॉइडल रूल होता है। नेक्स्ट, इन एरियल फोटोग्रामेट्री व्हाट इज द फार्मूला ऑफ रिलीफ डिस्प्लेसमेंट? रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या होता है? D इक्वल टू आर एच बाई एच। एक मिनट, उल्टा हो गया। एच, स्मॉल एच ऊपर होता है, कैपिटल एच नीचे होता है, आर एच बाई एच। नेक्स्ट, एक मिनट, यहाँ पे आर भी स्मॉल होगा, ठीक है? आर एच बाई एच, जहां छोटा आर जो है आपका स्मॉल आर फोटो के रेडियल डिस्टेंस है, स्मॉल डी डिस्प्लेसमेंट है, एच स्मॉल एच आपका हाइट ऑफ जो है हाइट किसी वस्तु की हाइट है, ठीक है? और कैपिटल एच क्या है? फ्लाइंग हाइट है, ठीक है? नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ टू थियोडोलाइट मेथड फॉर सेटिंग आउट ए हॉरिजॉन्टल कर्व?
क्षैतिज कर्व सेट करने के लिए टू थियोडोलाइट विधि का मेन लाभ क्या है बताइए। मेन एडवांटेज ऑफ टू थियोडोलाइट, तो टू थियोडोलाइट मेथड है, इसमें केवल 2 थियोडोलाइट से जो है एंगल मापे जाते हैं। टेप या चेन की आवश्यकता नहीं होती है, जो इसे पहाड़ी या उबड़ खाबड़ इलाकों के लिए आपका बेहतरीन बनाता है। जहां चेनिंग मुश्किल होता है वहां पे टू थियोडोलाइट मेथड करते हैं। तो इट एलिमिनेट्स द नीड्स फॉर लीनियर मेजरमेंट और चेनिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, हाउ इज द सेंसिटिविटी एंगल अल्फा ऑफ ए बबल ट्यूब कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ बबल मूवमेंट एल एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, यानी कि बुलबुले की गति एल और वक्रता त्रिज्या आर के संदर्भ में बबल ट्यूब की संवेदनशीलता की गणना कैसे की जाती है बताइए, कैसे करते हैं। जो आपका फार्मूला होता है अल्फा इज इक्वल टू एल बाई आर होता है, ठीक है। जहां पे आपका अल्फा इज इक्वल टू एल बाई आर, ठीक है। आर आपकी रेडियस है, अल्फा रेडियन में जो एंगल होता है वो है, और आपका लेंथ एल क्या है, लेंथ है। तो आपका कौन सा सही है, अल्फा इज इक्वल टू आर बाई एल बाई आर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।